डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्लास में मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज की फर्स्ट ईयर की इस क्लास में हम यूनिट 1 का जो टॉपिक ले रहे हैं वो है स्थैतिक व प्रावैगिक विश्लेषण, दैट इज़ स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस। लास्ट लेक्चर में हमने इसका पार्ट 1 किया था, आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने स्टैटिक एनालिसिस और कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस यानी स्थैतिकी विश्लेषण और तुलनात्मक स्थैतिकी विश्लेषण के बारे में चर्चा की थी। आज के लेक्चर में पार्ट 2 में हम प्रावैगिक विश्लेषण को समझने की कोशिश करेंगे। प्रावैगिक विश्लेषण, जिसको प्रावैगिकी भी कहते हैं और डायनेमिक एनालिसिस या डायनामिक्स भी कहते हैं। तो प्रावैगिक विश्लेषण यानी प्रावैगिक अर्थशास्त्र अथवा प्रावैगिक आर्थिक प्रावैगिकी या इकोनॉमिक डायनामिक्स में हम आधारभूत तत्व जैसे जनसंख्या का आकार, योग्यता, प्राकृतिक साधनों की मात्रा, उपभोक्ता की रुचि, तकनीकी ज्ञान आदि बदले जा सकते हैं, आदि के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं, है ना। और इनके परिवर्तनों का प्रभाव उत्पत्ति के परिवर्तन की दर पर देखा जाता है। इसको हम आगे बढ़ाते हुए कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री हैरोल्ड के अनुसार प्रावैगिकी उस अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है जिसमें उत्पत्ति की दरें परिवर्तित हो रही हैं। और इसी प्रकार से प्रोफेसर हिक्स के अनुसार प्रावैगिक अर्थशास्त्र में समय तत्व तथा तिथीकरण यानी डेटिंग होता है और परिवर्तन के मार्ग का भी अध्ययन किया जाता है। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। फ्रिश ने प्रावैगिक मॉडल में बताया कि एक समयावधि में चरों के मूल्य दूसरी समयावधि के कुछ चरों के मूल्य अथवा प्राचलों के मूल्य से संबद्ध होते हैं। तो प्रावैगिक विश्लेषण जो प्रणालियां हैं उनका उसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जो असंतुलन की दशाओं से संबद्ध होता है। अर्थशास्त्र में इस प्रावैगिक विश्लेषण का प्रयोग कैसे किया जाता है? प्रावैगिक विश्लेषण में उपयोग प्रावैगिक विश्लेषण की सहायता से आर्थिक उतार चढ़ाव व आर्थिक प्रगति का अध्ययन किया जाता है। हैरोल्ड तथा डॉमर ने आर्थिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया जो प्रावैगिकी विश्लेषण के ऊपर आधारित है। जैसे वर्तमान अवधि में आमदनी पिछली अवधि में किए गए विनियोग की मात्रा पर निर्भर करती है। इसको हम एक इक्वेशन की सहायता से समझा सकते हैं कि जहाँ YT वर्तमान समय की आय है और ये किस पर निर्भर करती है? IT-1 यानी पिछले समय में की गई निवेश के ऊपर वर्तमान समय की आय निर्भर करती है। इसको हम वापस से एक्सप्लेन कर दें। जहाँ Y आमदनी है समय T पर, I विनियोग और T वर्तमान समय है, T-1 पिछली अवधि को सूचित करते हैं और F का अर्थ फलन यानी फंक्शन है। प्रावैगिक विश्लेषण का अधिक व्यवहारिक व वास्तविक किस्म का प्रयोग होता है। आजकल इसका महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। प्रावैगिक विश्लेषण अधिक व्यवहारिक व वास्तविक होता है, इसलिए आजकल इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार के विश्लेषण में परिवर्तन के मार्गों को दिखाया जाता है। आर्थिक नियोजन में अपनाए जाने वाले समग्र अर्थशास्त्र और प्रावैगिक अर्थशास्त्र दोनों को काफ़ी बढ़ावा मिला है। वर्तमान अवधि की पूर्ति
पिछली अवधि की, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। वर्तमान अवधि की पूर्ति यानी पूर्ति और मांग के संदर्भ में वर्तमान अवधि की पूर्ति पिछली अवधि की कीमत पर निर्भर करती है, लेकिन वर्तमान अवधि की मांग वर्तमान कीमत पर भी निर्भर करती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसमें हम प्रावैगिकी विश्लेषण में समय तत्व को भी पूरा ध्यान में रखते हैं। अब हम एक तंतु जाल का अध्ययन करते हैं जो प्रावैगिकी विश्लेषण के ऊपर आधारित है। तंतु जाल दो प्रकार का होता है। पहला है स्थिर तंतु जाल। स्थिर तंतु जाल यानी स्टेबल कॉबवेब, इसमें संतुलन एक बार भंग होने पर पुनः स्थापित हो जाता है। और दूसरा होता है, पहला ये, दूसरा अस्थिर संतुलन यानी अनस्टेबल कॉबवेब, इसमें एक बार संतुलन भंग होने पर पुनः स्थापित नहीं होता है। वास्तविक कीमत व वस्तु की मात्राएं संतुलन से दूर होती जाती हैं। यहाँ पूर्ति वक्र मांग वक्र का से ज़्यादा चपटा यानी फ्लैटर होता है, क्योंकि ये जो स्टेबल और अनस्टेबल तंतु जाल है ये मांग और पूर्ति वक्र के ढाल के ऊपर निर्भर करता है। उसके ऊपर ये उसी पर आधारित है कि ये स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पेज 3 पर आप ये डायग्राम्स देखेंगे, जहाँ पहली चीज़ है कि सप्लाई डिपेंड करती है टी समय की जो पूर्ति है वो एक समय पूर्व की कीमत पर निर्भर करती है। वर्तमान पूर्ति पिछली कीमत पर निर्भर करती है, लेकिन जो डिमांड फंक्शन है वो बताता है कि वर्तमान मांग जो है वो वर्तमान कीमत पर निर्भर करती है। तो ST इज़ फंक्शन ऑफ PT -1, लेकिन DT इज़ फंक्शन ऑफ PT। पहले वाले बिंदु में वर्तमान पूर्ति पिछली कीमत पर निर्भर करती है और दूसरे वाले इक्वेशन में वर्तमान मांग वर्तमान कीमत पर निर्भर करती है। ठीक है, और अब इसको हम स्थिर और अस्थिर तंतु जाल के रूप में देखते हैं। इस डायग्राम 1 को हम एनालाइज करें तो इसमें जो डिमांड कर्व है उसकी तुलना में पूर्ति वक्र जो है वो बहुत ही स्टीप है। तो आप इसको देख पाएंगे कि पूर्ति वक्र जो है वो मांग वक्र से ज़्यादा खड़ा है, फ्लैटर है, ज़्यादा खड़ा है। अब इस डायग्राम में आप देखेंगे प्रारंभिक संतुलन ई बिंदु पर है। ये ई बिंदु पर प्रारंभिक संतुलन है, जहाँ संतुलन की जो मात्रा है वो OQ है। मान लीजिए किसी कारण से पूर्ति घटकर OQ1 हो जाती है, किसी वजह से पूर्ति घटकर OQ से OQ1 पर आ जाती है, तो तुरंत कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जाएगी। सप्लाई की कमी होते ही वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, P से वो बढ़कर P1 पर आ जाती है, और अथवा E से बढ़कर जो इक्विलिब्रियम है वो E से बढ़कर E1 पर हो जाता है। ये यहाँ पर इसका इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है यहाँ पर। फिर ये बढ़ी हुई जो कीमत है ये सप्लाई को बढ़ाती है, और जब सप्लाई बढ़ जाती है तो वस्तु की कीमत भी कम हो जाती है, और फिर वस्तु धीरे धीरे वापस से पुनः इक्विलिब्रियम पर स्थापित हो जाती है। तो OP से बढ़कर OP1 हो जाती है, E से बढ़कर E1 हो जाती है। बढ़ी हुई कीमत को से प्रभावित होकर उत्पादक अगली अवधि में पूर्ति बढ़ाकर F2 पर कर देंगे और कीमत घटकर E2 पर आ जाएगी। इसके फलस्वरूप अगली अवधि में पूर्ति F3, कीमत E3, और ये कम जारी रहेगा, और कब तक? जब तक कि पुनः संतुलन बिंदु E स्थापित नहीं हो जाता, इसलिए इसे हम स्थिर संतुलन कहते हैं। लेकिन दूसरी स्थिति में दूसरा डायग्राम हम देखते हैं जो अस्थिर संतुलन का है। इसके अंदर जो
मांग वक्र है वो अधिक चपटा है। पूर्ति वक्र की तुलना में मांग वक्र ज़्यादा चपटा है। तो इस मान लीजिए किसी वजह से मांग की मात्रा Q से Q1 हो जाती है, तो उस स्थिति में प्राइस भी P से, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, वहाँ से बढ़कर P1 हो जाती है। लेकिन जब प्राइस P1 होती है तो सप्लाई अगले समय में बढ़ जाती है। अगले समय में जब सप्लाई बढ़ जाती है तो उसकी कीमत वापस और कम हो जाती है E से भी, और इस प्रकार से ये अगली उस पर चलती जाती है और धीरे धीरे करके ये संतुलन बिंदु जो है आगे की तरफ बढ़ता जाता है और असंतुलन की स्थिति बढ़ती जाती है। यानी एक बार जब ये असंतुलन प्रारंभ होता है तो वो निरंतर आगे बढ़ता ही जाता है। इसलिए इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं ऊपर लेती हूँ। इसलिए इसे हम, इस पहले वाले डायग्राम में हमने स्थिर संतुलन की बात की और इस दूसरे डायग्राम में हमने इसे हम अस्थिर संतुलन कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि प्रायोगिक विश्लेषण की कठिनाइयाँ क्या है। इसी को थोड़ा सा हम आगे ले लेते हैं। प्रायोगिक विश्लेषण की कठिनाइयाँ। प्रायोगिक विश्लेषण व्यवहार में बहुत उपयोगी होता है, लेकिन ये काफ़ी जटिल भी होता है। इसमें अन्य बातें समान रहने पर नामक वाक्यांश का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन समय तत्व के प्रवेश के कारण इसमें जटिलताएं बहुत बढ़ जाती हैं। इसमें एक सीमा के बाद उच्च स्तरीय गणित का प्रयोग भी आवश्यक हो जाता है। तो प्रोफेसर ब्रोमन ने प्रायोगिक आर्थिक विश्लेषण का विस्तृत रूप से अंतर समीकरण यानी डिफरेंस इक्वेशन की गणित का प्रयोग किया। आधुनिक अर्थशास्त्री प्रायोगिक विश्लेषण का विकास करने में संलग्न हैं और इसमें गणित का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। आई थिंक आपको ये प्रायोगिक विश्लेषण और स्थिर तंतुजाल और अस्थिर तंतुजाल आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको रिवाइज़ कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर को लाइक कीजिए, वही आप लोगों की अटेंडेंस होगी। सो थैंक यू सो मच।